चलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट पढ़ना है और जिस जिस पे एडजस्टमेंट है वहां पे हम डॉट लगा लेंगे, ताकि जब हम उसको लिखें तो अंदर की साइड लिखें। क्लोजिंग स्टॉक, यहां कहीं क्लोजिंग स्टॉक है तो डॉट नहीं लगा सकते। डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड डिलीवरी व्हीकल्स, तो प्लांट एंड मशीनरी पे मैं एक डॉट लगा लूंगा और डिलीवरी व्हीकल्स पे डॉट लगा लूंगा। क्यों लगाया अभी धीरे धीरे आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद है रेंट आउटस्टैंडिंग, तो रेंट को ढूंढूंगा, इसके ऊपर डॉट लगा लूंगा। यानी मुझे पता चल गया कि इन सभी आइटम के ऊपर कुछ चीजें माइनस प्लस हो सकता है। अब हम सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले टॉप पे कैपिटल गिवन है, तो ये लो मैंने कैपिटल लिख दिया और कैपिटल 19 लाख रुपए, सीधा सीधा अमाउंट लेके चलेंगे। इसके बाद ड्राइंग है तो ड्राइंग यहीं से लेस हो जाएगा, लेस ड्राइंग। आपको बताया था कि भाई ड्राइंग कैपिटल से माइनस होता है ना। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स है। मैंने डॉट इसलिए लगाया क्योंकि मुझे देखते ही पता लग गया कि इसके ऊपर कुछ तो माइनस प्लस होगा, तो मैं बाहर ना लिख के अब मैं लिखूंगा अंदर। समझ में आया। तो डॉट लगाने का फायदा क्या होगा कि जब आप नोटिंग करने जाओगे ना और जब आप उसे लिखोगे तो आपको पता होगा इसे अंदर लिखना है या फिर बाहर लिखना है। तो मैंने डॉट लगाया, तो मुझे क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन मिलेगा तो आपने मान लो गलती से प्लांट एंड मशीनरी इधर लिख दिया, अब इसमें आपको कुछ माइनस प्लस करना है तो फिर आपको काटना पड़ेगा, फिर वो प्रेजेंटेशन पूरी खराब। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले डॉट लगा लिया हमने, पढ़ के 2 मिनट लगा, डॉट लगा लिया। अब मुझे पता चल गया अच्छा इसके ऊपर डॉट लगा रखा है तो इसको तो बाहर नहीं लिखना है, इसे कहाँ रखेंगे, अंदर रखेंगे। ऐसे डिलीवरी व्हीकल्स के ऊपर भी है, तो मैं डिलीवरी व्हीकल्स, और जब भी कभी भी अंदर वाले आइटम जिस पे एडजस्टमेंट होगा वहां 3 लाइन छोड़ना है, 3 लाइन। कितनी लाइन छोड़ोगे, तो मेरे पास 1 2 3 लगभग यहां से हो जाएगा, फिर डिलीवरी व्हीकल्स, और डिलीवरी व्हीकल्स जो है 2,60,000। डिलीवरी व्हीकल्स कितने हो गए, 2,60,000। यहां तक समझ में आया बात, यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्लियर है यहां तक। तो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी अंदर रखा, फिर डिलीवरी व्हीकल, और जब कोई आइटम हम अंदर की साइड रखेंगे तो कितना लाइन छोड़ना है उसके लिए, 3 लाइन। याद रखना मैं पूरा एकदम गिन के सब चीजें बता रहा हूं, तो एग्जाम में आपके कोई भी एरर नहीं होगा, कटिंग बिल्कुल भी नहीं होगा। तो 3 लाइन छोड़ना है, 3 लाइन छोड़ दिया। इसके बाद डेटर है, तो डेटर कहां जाएगा, ये भी एसेट्स में जाएगा, तो मैं यहां नहीं लिखूंगा, 3 लाइन छोड़ के फिर मैं लिखने वाला हूं यहां डेटर। और डेटर कितना हो गया, 3,00,000। अब इसे बाहर लिखूंगा, समझे फायदा क्या हुआ हमारा। जिसके ऊपर डॉट लगा था उसे हमने पता चल गया था अंदर लिख लिया, और जिसके ऊपर डॉट नहीं है तो हम निश्चिंत है। नहीं तो ऐसे क्या होगा कि आपको लगेगा यार कहीं डेटर पे तो एडजस्टमेंट नहीं है, कहीं हमारे दूसरे एसेट्स पे तो नहीं है, तो बार बार आपको देखना पड़ेगा उस केस में। चलो इसके बाद क्रेडिटर लाइबिलिटी में आता है, और क्रेडिटर अमाउंट इज 495। सीधा सीधा बाहर लिखना है सबको। डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया, परचेज बड़ा कम दे रखा है 2,00,000, आप बुक में भी चेक करना एक बार। तो सबसे पहले यहाँ आएगा ओपनिंग स्टॉक, और उसके नीचे हम लिखते हैं परचेज 2,00,000। परचेज और सेल्स तो हमेशा अंदर ही लिखना, क्योंकि इसमें परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न मिल जाता है अक्सर। सेल्स दे रखा है 4,20,000, बाय सेल्स 4,20,000। वेजेस दे रखा है, कहां जाएगा वेजेस, 80,000 है वेजेस, डेबिट साइड ट्रेडिंग। और मैंने ट्रेडिंग के लिए बोला था कम से कम आपको 10 से 12 लाइन छोड़ देना है, तो यहाँ पे वेजेस लिख लूंगा मैं। वेजेस कितने का है, 80,000, और यहाँ पे 2 वर्ड लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है, 80,000। इसके बाद इधर आ जाते हैं कैश एट बैंक, तो चलो भाई कैश तो बैलेंस शीट का ही है, तो ये भी आ गया हमारा 2,60,000। इसके बाद आ गया सैलरी, सैलरी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सैलरी, कितने रुपए है, सैलरी है हमारा 80,000 रुपए। और इसके बाद आ जाते हैं सैलरी रिपेयर, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस। अगर रिपेयर फॉर फैक्ट्री बोले तो ले जाना है ट्रेडिंग में, अदरवाइज पी एंड एल का मानना है। इसके बाद स्टॉक ओपनिंग 1,60,000 मैंने पहले से लिखा हुआ है, देखो। इसके बाद क्या है, रेंट। अब देखो रेंट पे मैंने डॉट लगा लिया तो मुझे पता चल गया भाई अब ये कहाँ लिखना है रेंट को, रेंट कितना है। तो अब मैं 45 यहां नहीं लिखूंगा, अंदर लिखूंगा, और इसके बाद जब अगला पॉइंट लिखूंगा तो 3 लाइन छोड़ के लिखूंगा मैं, ठीक है। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, तो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ, ट्रेडिंग में ही जाता है क्योंकि फैक्ट्री से रिलेटेड है।
कितने रुपए है मैन्युफैक्चरिंग? 15,000। इसके बाद आपका बेड डेट्स P&L में जाएगा, खर्चा है। 3 लाइन छोड़ा, बेड डेट्स कितने रुपए हो गए? बेड डेट्स हमारे 50,000 या 5,000? 50,000 है। कैरिज इनवर्ड यहां आ जाएगा, 16,000। मैंने जितनी ये इंफॉर्मेशन थी, इस इंफॉर्मेशन को कहते हैं, ये ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन है। तो इसको मैंने देखो एक एक जगह लिख दिया, इस इंफॉर्मेशन को पुट कर दिया। इसके बाद जो नीचे गिवन है वो क्या बोलेंगे उसको हम, ये जो गिवन है इसको किस नाम से जानते हैं? एडजस्टमेंट। और हर एडजस्टमेंट की कितनी एंट्री? दो, एक डेबिट और एक क्रेडिट। और ये एडजस्टमेंट कौन सा कहाँ डेबिट और कौन सा कहाँ क्रेडिट, ये मैं लिख के धीरे धीरे बता रहा हूँ आपको। तो पहले वाला क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में है, तो रजिस्टर निकालो। मैंने क्या बताया था, जब एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक है तो दो जगह कहाँ कहाँ ले जाएंगे? तो एक ट्रेडिंग में लिख लें, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में, और दूसरी एंट्री बैलेंस शीट में कहाँ? एसेट्स, क्लोजिंग स्टॉक। और ये 1,60,000। अभी डेप्रीशिएशन नहीं कराया था, दूसरे को अभी होल्ड करते हैं, इस पे आ जाते हैं। तीसरा रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग करा दिया डेप्रीशिएशन, मैंने करा दिया डेप्रीशिएशन, चलो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। डेप्रीशिएशन है 10% और 15%। अब डेप्रीशिएशन जो आपने लिखा है वहां पे देखो, मैंने एडजस्टमेंट में होगा तो मैंने बोला दो जगह जाएगा। एक क्या बताया था, एक प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, दूसरा लेस फ्रॉम बैलेंस शीट में। अब तो भाई 10% मशीनरी बोल रहा है तो यहां पे माइनस करूंगा डेप, यहां माइनस करूंगा, माइनस डेप्रीशिएशन 10%, इसका सीधा निकालना है 10%, 1,20,000, बात खत्म। और जो 1,20,000 है यही जाएगा P&L के डेबिट में, डेप ऑन मशीनरी। समझे एडजस्टमेंट को कैसे अप्लाई करना है? क्योंकि जो मैं लिखवा रहा हूं और वो क्वेश्चन के नीचे मिलेगा, और जैसे मैंने लिखवाया वैसे अप्लाई करना है। फिर डिलीवरी व्हीकल्स पे भी कितने परसेंट है हमारा? 15%। तो सीधा यहाँ 15% लिखेंगे, माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन यहाँ, और 15% निकालते हैं, इसका क्या आता है? 2,60,000 का 15%, दैट इज 39,000। ठीक है, और यही 39,000 कहाँ जाएगा? डेप्रीशिएशन ऑन डिलीवरी व्हीकल्स 39,000। पहले देखो मैंने आपके सामने क्लोजिंग स्टॉक तो देखो पता था आपको, ठीक है, पहले भी करा था। अब मशीनरी वाले डेप्रीशिएशन को देखो समझ में आया कि नहीं आया? एक जगह मैंने माइनस किया और दूसरी एंट्री माइनस जो अमाउंट किया है उसी अमाउंट को कहाँ लगे? P&L के। और यही चीज देखो नोट्स में भी लिखवाया था आपको कि दो जगह जाएगा, एक लेस फ्रॉम एसेट्स, किस एसेट से लेस होगा? जिसके ऊपर होगा, और दूसरा बताया उसको कहाँ ले जाइए? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। यही लिखा है ना, ये सबने मैच कर लिया ना जिसने नोटिंग किया है, और वो मैंने यहाँ किया। अब चलो तीसरा एडजस्टमेंट है हमारा रेंट आउटस्टैंडिंग। अब ये भी नोट लिखवाया देखो। तो इसके लिए जब मैंने बोला था एक ट्रायल में होगा एक एडजस्टमेंट में, तो ट्रायल में तो है नहीं, ये कहाँ है? ये नहीं, ये जो दे रखा है कहाँ है? जगह बताओ, एडजस्टमेंट में है। तो इसको एडजस्टमेंट के हिसाब से सोचोगे तो एडजस्टमेंट में क्या बताया था? दो जगह जाएगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग में क्या होगा? ऐड हो जाएगा, और दूसरा कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। तो भाई हम ट्रेडिंग में नहीं लिख सकते क्योंकि ये रेंट के ऊपर है, तो इसलिए तो यहां मैंने ऐड कर दिया आउटस्टैंडिंग रेंट। और कितने रुपए थे भाई? 5,000। अब इसी 5,000 को हम यहां लिखा देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से, दैट इज आ गया ये 5,000। बताओ समझ में आया कि नहीं है? एडजस्टमेंट कैसे अप्लाई करते हैं पता चला? तो मैं जितने भी आपके 15, 20, 25 जितने एडजस्टमेंट बनेंगे मैं सब लिखवा दूंगा। और इसको मैंने इसलिए बोला एक पेज पे लिखने के लिए, क्योंकि जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो आपको ये सब चीजें तो पता ही है, कौन सी डेबिट में जाएगी, क्रेडिट में जाएगा, P&L में। मेन दिक्कत कहाँ आएगा? कहाँ माइनस करना है और कहाँ प्लस करना है, वो एडजस्टमेंट। तो एक जगह 8-10 पेज में हम क्या करेंगे? सारे एडजस्टमेंट को रख लेंगे, जिससे फायदा क्या मिलेगा? जब भी रिवीजन करना होगा बस 8-10 पेज देखा, आपका पूरा चैप्टर क्या हो गया? इसमें रिवाइज हो गया। समझ रहे हो बात? तो ये हमने सारा का सारा एडजस्टमेंट कर लिया सब चीज। अब बस टोटल का काम रह गया। यहाँ था नहीं कुछ तो ये ऑटोमेटिकली यही रह जाएगा, और यहाँ भी कुछ नहीं था तो 4,20,000 ऑटोमेटिकली रह गया। अब बस टोटल करके माइनस प्लस करना है। तो 4,20 और प्लस 1,60,000, तो ये आ गया 580।
580, चलो यही ज्यादा है वैसे तो, और ये भी आ गया 5,80,000, और इस साइड में क्या निकलेगा 2 GP, -160, -2,00,000, -80,000, -15,000 और -16,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,09,000। चेक करो आंसर में, आपको आंसर दे रखा होगा, ठीक है 1,09,000। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को कहाँ देखेंगे, बाय जीपी, 1,09,000। अब बस इसको टोटल करके यहां से नेट प्रॉफिट, कई बार नेट लॉस भी आ जाता है, तो मैं जो समझ पा रहा हूं, अब देखो ये वाला अंदर है ना, तो हम गलती क्या करते हैं, कई बार ना लिख तो लेते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन बाहर लिखना भूल जाते हैं, तो टोटल करना भी भूल जाते हैं, तो इसलिए मैं साथ के साथ इसको करता जाऊंगा 50,000, ठीक है। तो माइनस में 1,09,000 यही टोटल है, 50 ये ज्यादा है ना, क्योंकि शुरू में 80,000 है, 80,000, 19,000, 50,000, 50,000, 1,20, 39, बहुत ज्यादा है ये तो, 358, और बाय साइड में क्या निकलेगा, बाय नेट लॉस -1,09,000, तो नेट लॉस आ गया 2,49,000, 2,49,000, ठीक है। अब ये नेट लॉस पता है कहां जाएगा, कैपिटल में, क्योंकि लॉस है तो इसलिए मुझे लेस करना होगा नेट लॉस 249, तो मैं 249 प्लस 70 माइनस कर दूंगा 19 लाख में से, तो ये आ जाएगा 15,81,000। अब मुझे क्वेश्चन की जरूरत है नहीं, तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा स्मॉल कर देता हूं। चलिए अब देखो यहाँ पे आपने टोटल जो कर रखा है इसको बाहर लिखना है, तो 12 लाख में से करोगे तो 10,80,000, करते जाते हैं, 260 का 15%, 2,21,000। अब ये टोटल कर लो, 10,80,000 प्लस 3,60,000 प्लस 2,60,000 प्लस 1,60,000, ये आ गया 20,81,000, 20,81,000। सेम टोटल यहां होना चाहिए, आपका आंसर ये मिल गया वैसे, लेकिन ये भी यही होना चाहिए। अगर यहां कुछ और आ गया तो मान लो आपने गलती करी है, या तो आपका नेट प्रॉफिट में कोई मिस्टेक हो गया, या कोई अमाउंट लिखना भूल गए, इस माइनस प्लस में गलती हो सकता है, तो कहीं भी एरर हो सकता है। चलिए चेक करते हैं, 15,81,000 प्लस में 5,000 और प्लस में 495, तो हमारा 20,81 आ गया, तो इसका मतलब हमने ठीक किया है, और फिर आपको 6 नंबर इसमें पूरे मिल जाएंगे अगर आप इस तरीके से करते हो इसके क्वेश्चन को, ठीक है ना, समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत। तो ये वाला जो क्वेश्चन हमने किया है, सिर्फ एडजस्टमेंट को हाउ टू अप्लाई, कैसे करना होगा, ये मैंने सिखाया इसमें, क्लियर है। आगे बढ़े, नोटिंग एक साथ कर लेना। अब मैं फिर आगे बढ़ जाता हूं, हमने एडजस्टमेंट कितने कर लिए थे, 4 कर लिए थे, क्लोजिंग स्टॉक कर लिया, आउटस्टैंडिंग कर लिया, प्रीपेड कर लिया, एंड डेप्रीशिएशन। अब आगे आ जाते हैं हम बेड डेट्स के ऊपर, एडजस्टमेंट नंबर 5, बेड डेट्स। सर ये भी आपको बेड डेट्स वाली बात करूं तो 2 जगह देखने को मिल सकता है, हो सकता है गिवन हो ट्रायल बैलेंस में, और हो सकता है गिवन हो एडजस्टमेंट में। इधर ध्यान दीजिए, हो सकता है एडजस्टमेंट में, हो सकता है ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस वाले को तो अब पता है कि एक ही जगह लिखना है, तो ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, ठीक है। और अगर एडजस्टमेंट में है तो 2 जगह जाना पड़ेगा, एक हो जाएगा हमारा लेस फ्रॉम पहले, लेस फ्रॉम डेटर, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। अभी आपके सामने जो लास्ट क्वेश्चन किया वहां पे भी बेड डेट्स था, बोलोगे सर यहाँ पे भी बेड डेट्स था, ये था ना बेड डेट्स हमारा अंदर था, लेकिन बेड डेट्स तो जब अंदर होगा तो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। बाहर अगर एडजस्टमेंट में कहता, मान लो यहाँ पे एक एडजस्टमेंट ऐड कर देता 10% बेड डेट्स, तो मैं क्या करता, इस डेटर के ऊपर 10% पहले निकालता, जैसे डैप निकालते थे हम, तो 3,60,000 का 36,000, और वो जो 36,000 होता वो इधर आता,
और जो पहले से ट्रायल बैलेंस में है वो भी इधर आता। यानी अब आपको दो दो बेड डेट्स देखने को मिलते, एक तो ट्रायल वाला आ ही गया, एक एडजस्टमेंट वाला भी आता है। तो जब दो बेड डेट्स हो जाते हैं तो फिर सर दो नाम लिखें या जोड़ करके लिखें, ये कंफ्यूजन हो जाता है हमारे सामने। तो ऐसे जो दोबारा से एक नया बेड डेट्स और पता चल रहा है उसको बोलते हैं फर्दर बेड डेट्स। फर्दर का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, उसके बाद, यही होता है ना फर्दर का मतलब। तो इसलिए पहले जो ट्रायल बैलेंस वाला बेड डेट्स है वो तो बेड डेट्स लिख देंगे, और ट्रायल बैलेंस के बाद जब एडजस्टमेंट वाला बेड डेट्स होगा तो उसको हम क्या नाम देंगे, फर्दर बेड डेट्स। अब मान लो ट्रायल में है ही नहीं, सिर्फ एडजस्टमेंट में है, तो फर्दर लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या लिख दोगे आप, बेड डेट्स लिख दोगे। तो ये था हमारा बेड डेट्स के ऊपर दो एडजस्टमेंट। यहां तक कोई डाउट? चलिए एडजस्टमेंट नंबर 6, एडजस्टमेंट नंबर 6, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स या फिर रिजर्व फॉर बेड डेट्स। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स या फिर रिजर्व फॉर बेड डेट्स, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो मीनिंग समझते हैं कि प्रोविजन फॉर बेड डेट्स और रिजर्व फॉर बेड डेट्स है क्या, और एक बेड डेट्स। तो मान लो यहां पे मैंने अपना कस्टमर बनाया, ठीक है, ये मेरा मान लेते हैं कि मेरे कुछ कस्टमर है। कितने कस्टमर हो गए, 10। एक का नाम ABCDE FGHI और J, 10 है। और एक अजम्पशन लेते हैं हर किसी से 100 रुपए लेने हैं मुझे। कितने लेने हैं, 100 रुपए लेना है। तो मैं बोलूंगा भैया मेरा जो सेल्स इन लोगों को किया है वो 100 इंटू में 10 यानी 1000 का सेल कर रखा है इनको, और उधार दे रखा है इन सभी को। सभी को मैंने जो बेचा है वो कैसे बेचा है, उधार। तो ये सभी मेरे क्या बन गए, डेटर बन गए। कितने डेटर हो गए, 10 डेटर हो गए, ठीक है। अब मान लिया जाए इसमें से एक डेटर जो है, सपोज करो कि जो एक डेटर है मान लेते हैं C, जो C डेटर है इस डेटर का मान लेते हैं इसकी डेथ हो गई, ठीक है ना। C डेटर की क्या हो गई, हमारी डेथ हो गई। अब C डेटर के फैमिली वाले भी कोई नहीं है, इसका डेथ हो गया। तो अब मैं इसको क्या बोलूंगा, यार ये पैसा तो मेरा क्या हो गया, डूब गया एक तरीके से। तो जो C का पैसा था उसको मैं बोलूंगा हो गया बेड डेट्स। जब मेरे साथ ऐसा काम होगा कि मेरा बेड डेट्स हो गया तो मैं थोड़ा अलर्ट हो जाऊंगा। अलर्ट इन द सेंस, यार पता नहीं अब इसमें से भी कोई एक आध मर गया तो दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए, तो ठीक है ना। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, अब इसमें से बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे जो कि बड़े ईमानदार होंगे, जो मुझे टाइम पे पैसे दे जाएंगे, और बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे जो कि बोलेंगे सर अभी देता हूं, बाद में देता हूं, कल देता हूं, परसों देता हूं, अभी नहीं, तनख्वाह मिला बाद में कर देंगे। तो वो टाल मटोल वाला। तो जो व्यक्ति टाल मटोल वाला काम कर रहा है तो वहां से आपको साफ पता चल जाएगा ये दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। तो जो 9 हमारे जो 9 डेटर बचे हुए हैं, क्या गारंटी है कि ये मेरे सारे पैसे देगा, नहीं गारंटी है। जब तक दे नहीं देता तब तक नहीं मानेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, यार 900 रुपए मेरे मार्केट में फंसे हुए हैं, इन द सेंस के 900 रुपए मेरे मार्केट के अंदर है। तो मुझे लगता है इस 900 रुपए में से मेरे मान लेते हैं कि 5% लोगों ने पैसे नहीं दिए। ये परसेंटेज जो मैं बोल रहा हूं ना, ये मेरा अंदाजा है कि 5% नहीं दिए, 7% नहीं देंगे, 10% नहीं। वो अंदाजा आपको पता होगा कि किस बिहेवियर का इंसान है इसमें। अगर जो बहुत ही एकदम घटिया किस्म का इंसान है तो आपको 10 या 50% भी बनाना पड़ेगा, और अगर सारे गुड हैं तो आप 2% भी बना के खुश रहोगे। तो एक सेफर साइड, क्योंकि एक प्रिंसिपल कहता है, कौन सा प्रिंसिपल, प्रूडेंस प्रिंसिपल। प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कहता था कि अगर लगता है आपको कि फ्यूचर में नुकसान हो सकता है तो उस नुकसान को आज ही लिख लो, यही कहता है। तो यहां पे भी मुझे लग रहा है कि मेरे फ्यूचर में क्या हो सकता है, लॉसेस हो सकता है। तो मैंने अजम्पशन लिया कि भाई 10% मेरा नुकसान हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, 10% यानी 90 रुपए इसका 10% होगा, क्योंकि इस 1000 में से अगर मैं इस 1000 के ऊपर 10% निकाल दूं तो कितना होता है। तो आप तो मरे हुए के ऊपर भी डाउट कर रहे हो कि ये पैसा शायद देगा, आपको उसके ऊपर डाउट करना है जो जिंदा है।
अगर मैंने सभी के ऊपर बोल दिया कि 10% का प्रोविजन है तो प्रोविजनिंग गलत नहीं होगी। जो मर गया उसके ऊपर काय का डाउट भाई, उसको तो हटाओ आप। जो जिंदा है उसके ऊपर डाउट करोगे, तो इसलिए मैं किसके ऊपर प्रोविजनिंग करूंगा, 900 के ऊपर। और ये प्रोविजन मैंने बनाया कि भाई 90 रुपए मुझे शायद मेरे ना मिले, ऐसा है, जरूरी नहीं है कि नहीं मिलेगा, हो सकता है पूरे मिल जाए। हमारा एक अंदाजा है और एक एक्सपेक्टेशन है कि 90 रुपए नहीं मिला। तो जब भी डेटर के ऊपर हम एक ऐसा परसेंटेज अंदाजा अनुमान लगाते हैं कि शायद ऐसा मेरे साथ हो सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में उसको बोला जाता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, या फिर बोला जाता है रिजर्व फॉर बैड डेट्स। पहले मतलब समझ में आया क्या है? पहले वाला क्या था, बैड डेट्स। बैड डेट्स में तो क्लियर खत्म हो गया वो, और प्रोविजन का मतलब वो पैसे मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। समझ में आए? तो पहले क्या लगता है, बैड डेट्स, उसके बाद क्या लगता है हमारा, प्रोविजन लगता है। अगर मैं पहले 1000 पे प्रोविजन लगा दूंगा तो गलत हो जाएगा। तो पहले क्या माइनस करो आप डेटर में से, सबसे पहले क्या, अगर मैंने बोला कि भैया मेरे पास 1000 रुपए हैं और मैंने बोला मेरा बेड डेट्स भी हो गया 200 रुपए का और प्रोविजन लगाना है 10% का, तो अगर मैं 1000 के ऊपर 10% लगाऊंगा तो गलत हो जाएगा। पहले हमें यहां से 200 रुपए जो कि कंफर्म हो चुका है हटाओ, तो बचे कितने, अब इसके ऊपर आपको प्रोविजन करना है 80 रुपए। समझ में आई बात आपको? आगे अभी मैं एडजस्टमेंट लेके आऊंगा, ये वाला भी करेंगे अभी। तो अगर सिर्फ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स देता है तो इसमें एक चीज और बता दूं। अब मान लो मैंने कितने का अंदाजा लगाया कि 90 रुपए नहीं मिलेंगे, यही माना, और बाय चांस 90 रुपए मुझे मिल गया, तो इस साल का जो मैं पी एंड एल बनाऊंगा, इस साल की बात कर रहा हूं, 2025 का जो पी एंड एल बनाया, यहां तो मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिख दिया और 90 रुपए लिख दिया, लेकिन मेरे सारे पैसे मिल गए, तो इसका मतलब भाई तेरा ये पी एंड एल गलत। आपने तो ये बोला कि ये पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन एंड ऑफ द ईयर क्या हो गया, मिल गया, तो इसका मतलब ये तो गलत लिख दिया भाई, ये तो नहीं होना चाहिए। तो हम अगले साल क्या करेंगे, जब 2026 का बनाएंगे तो उसको ठीक करने के लिए, डेबिट वाले को ठीक करने के लिए क्रेडिट करना होगा, तो इसलिए यहाँ पे PFD लिख दिया जाता है, क्रेडिट साइड में कितना, 90 रुपए। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया हमारा, अब पहले गलती करा और ये मिल गया पैसा, इसलिए इसको मैंने इनकम मान के क्रेडिट कर दिया, तो मेरा क्या हो गया, जो इम्पैक्ट था पूरे अकाउंटिंग का वो जीरो हो गया, यानी मेरे पैसे ना तो इधर गए ना उधर गए। तो यहां पे आपको इसी वजह से दो जगह प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे मैं करा रहा हूं आपको वैसे लेके चलना है। बुक के अंदर आपके इसके आंसर थोड़े से अलग तरीके से करेंगे, लेकिन आंसर सेम रहेगा हमारा और बुक का भी। ऐसा नहीं कि मैं अलग तरीके से करा रहा हूं तो अलग आएगा, हमारा आंसर और बुक का आंसर 100% मैच होगा, लेकिन करने का तरीका थोड़ा अलग रहेगा। अगर आपको ये एडजस्टमेंट देता है कहां पे, ट्रायल बैलेंस में, सॉरी, ये अगर ये आपको गिवन हो ट्रायल बैलेंस में, अगर दे दे ट्रायल बैलेंस में, तो ट्रायल बैलेंस में तो कितनी एंट्री करते हैं हम इसकी, एक। तो अगर ट्रायल बैलेंस में, तो ध्यान रखना मैं बिल्कुल सही लिख रहा हूं कि ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस में होता है ना वो पुराने साल का होता है, तो पुराने साल का तो मतलब वो रिकवर हो गया, तो मैंने बताया ना P&L के क्रेडिट में लिखेंगे। तो अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है आपको तो कहां लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। लेकिन अगर आपको एडजस्टमेंट में गिवन है, अगर एडजस्टमेंट में गिवन है तो इसकी दो एंट्री करनी पड़ेगी आपको। क्या करते हैं, एक तो लेस करना पड़ेगा आपको, कहां से, फ्रॉम, किससे माइनस करोगे, डेटर से। किससे माइनस करोगे, डेटर से। और दूसरा क्या होगा, अब चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के, कहा, ये वाला डेबिट साइड में जाएगा। ये वाला कहां जाएगा हमारा, जो ट्रायल बैलेंस वाला है वो तो क्रेडिट में चला गया, और ये वाला कहां चला गया हमारा, और ये कौन से वाला डेबिट में, एडजस्टमेंट वाला डेबिट में गया है। बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, बुक वाले क्या करते हैं, वो डेबिट में भी लिख देते हैं, क्रेडिट में एडजस्ट करके लिखते हैं नेट एंट्री। तो आप बुक के हिसाब से नहीं चलिएगा, जैसे मैंने बताया वो ट्रायल बैलेंस में मिले फट से P&L के क्रेडिट में, और एडजस्टमेंट में मिले P&L के माइनस करके P&L के डेबिट में डालना है। सिर्फ समझ में आई बात आपको? अब जब दोनों मिक्स होके आ जाए तब क्या करेंगे, यानी एडजस्टमेंट नंबर 7, एडजस्टमेंट नंबर 7, जब बेड डेट्स भी दे दे एंड प्रोविजन फॉर डेटर भी दे दे, यानी दोनों चीजें आ गई, बेड डेट्स भी आ गया और प्रोविजन फॉर ये भी एक साथ आ गया, तो आपको दो जगह
देखने को मिल सकता है। सर कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है? एक देखने को मिल सकता है प्रॉफिट एंड सॉरी ट्रायल बैलेंस में। बच्चों का मानना होता है कि ये एडजस्टमेंट थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप प्रैक्टिस करते हो और जो मैं बोल रहा हूँ वो सही से समझ में आ रहा है तो कोई टिपिकल नहीं है। और दूसरा अगर गिवन हो एडजस्टमेंट में, ठीक है ना, कहाँ गिवन हो एडजस्टमेंट में। तो अगर ट्रायल बैलेंस में दोनों चीजें हैं, ध्यान रखना ट्रायल बैलेंस में दोनों चीजें हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे? ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे? देखिए, जो हमारा बेड डेट्स होगा ये तो चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, और जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल होगा जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल होगा ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, क्योंकि आपको इंडिविजुअली तरीके से दोनों को बस मैं मर्ज करके एक जगह कर रहा हूं। चलिए, अगर एडजस्टमेंट में हुआ तो दोनों चीजें होंगी। अब देखो, प्रोविजन भी मिले बेड डेट्स, तो पहले क्या माइनस करेंगे हम डेटर में से? दोनों दे दिया तो डेटर में से पहले क्या माइनस करना चाहिए? पहले बेड डेट्स। चाहे एडजस्टमेंट ऊपर नीचे कहीं भी हो, पहले क्या माइनस करेंगे? बेड डेट्स। तो सबसे पहले हमने लिखा है यहां डेटर। एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, सपोज करो 100 रुपए माइनस पहले करेंगे बेड डेट्स, मान लेते हैं 10 रुपए, तो माइनस होके आया हमारा 90 रुपए, और फिर माइनस करेंगे प्रोविजन, मान लेते हैं 10% है तो 9 रुपए, तो बचा 81। दूसरी एंट्री कहां जाएगी इसकी? जो ये 10 रुपए है ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और ये 9 रुपए भी चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, क्योंकि ये वाला एडजस्टमेंट वाला तो हमेशा डेबिट में ही जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए एक एग्जाम्पल ले लू मैं, तब समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल देखिए, ये ट्रायल बैलेंस बना रहा हूं मैं। अब ध्यान से देखना, एकदम समझ में आ जाएगा। डेबिट और क्रेडिट, मैंने यहां लिखा डेटर, मान लेते हैं 1 लाख रुपए, ये डेबिट में आया। मैंने लिखा PFD प्रोविजन फॉर डेटर, मैंने लिखा 20,000 रुपए, ये क्रेडिट में। और मैंने यहां लिखा बेड डेट्स, मान लेते हैं 10,000 डेबिट में, ठीक है। अब यहां पे एडजस्टमेंट लिख रहा हूं मैं दो। नंबर 1 प्रोविजन ऑन डेटर 10%, नंबर दूसरा एडजस्टमेंट बेड डेट्स 10,000, या फिर अमाउंट चेंज कर देते हैं क्योंकि दोनों जगह 10-10 हजार है, 20,000। ये दो एडजस्टमेंट, ये क्या है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के ये क्या हो गया एडजस्टमेंट। अब हम इसको जब करेंगे तो एक तो P&L बनाना पड़ेगा, इसका आंसर इधर कर रहा हूं, ठीक है। एक तो P&L से रिलेटेड होगा, ट्रेडिंग का तो है ही नहीं ना इसमें कुछ काम, और दूसरा कहाँ चला जाएगा बैलेंस शीट में, है ना, माइनस प्लस। तो ये मैं आपके लिए बना रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस, और ये बना रहा हूं मैं बैलेंस शीट रफली टाइप से। तो आप देखो कैसे करेंगे। डेटर है 1 लाख, कहाँ जाएगा डेटर, बैलेंस शीट में या P&L में? बैलेंस शीट में। ये लो मैंने डेटर लिखा 1 लाख, ठीक है। इसके बाद आगे क्या है? PFD यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ट्रायल में है या एडजस्टमेंट में है? ट्रायल में है, तो ट्रायल वाला होगा अगर PFD, तो कहां लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के, और यहां भी देखना आपको क्रेडिट ही मिल रहा है, तो मैं इसे लिख दूंगा बाय साइड में PFD। कितने रुपए हैं भाई? 20,000, समझे। इसके बाद आगे बेड डेट्स दे रखा है, तो बेड डेट्स ट्रायल में है एडजस्टमेंट में है?
ट्रायल में, तो ट्रायल वाले को कहाँ लिखेंगे बैड डेट्स को? पी एंड एल के डेबिट साइड। तो ये लो बैड डेट्स 10,000। पहले बताओ यहां तक समझ में आया? अभी एडजस्टमेंट मैंने अप्लाई नहीं किया, यहां तक समझ में आ गया? अब मैं एडजस्टमेंट को अप्लाई करूं। एडजस्टमेंट क्या कहता है? आपको दो एडजस्टमेंट दे रखा है भाई, एक प्रोविजन और एक दे रखा है बैड डेट्स। तो हमें नंबर 1 पे प्रोविजन है, लेकिन रूल क्या कहता है भाई? पहले प्रोविजन नहीं माइनस कर सकते, पहले क्या माइनस करना होगा आपको? बैड डेट्स। उसके बाद जो आंसर बचेगा उसके ऊपर क्या माइनस करना है? अगर आपने पहले प्रोविजन कर दिया तो मैंने भी इतना सारा कहानी बताया था तो कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। तो फिर पहले क्या माइनस करेंगे हम? पहले बैड डेट्स, पहले बैड डेट्स। जिसको नहीं दिख रहा मैं ऊपर कर देता हूं। बैड डेट्स, बैड डेट्स कितना है हमारा भाई? 20,000। तो पहले मैं 20,000 माइनस कर दूं, तो बचा क्या? 80,000। अब इसके ऊपर जो 20,000 जो वहां बैड डेट्स माइनस हुआ है, इसकी डबल एंट्री यहां आ जाएगा, फर्दर बैड डेट्स 20,000। समझे? फर्दर बैड डेट्स बताया था ना, जब एक पहले से बैड डेट्स था यहाँ, तो पी एंड एल में एक और आ गया तो उसको क्या नाम बदल के रख दिया? फर्दर बैड डेट्स। अब प्रोविजन लगाएंगे तो माइनस करो प्रोविजन, पीएफडी कितने था? 10% था, 8,000। अब जो प्रोविजन हमारा एडजस्टमेंट में है उसको कहां ले जाना है? पी एंड एल के, तो ये भी चला जाएगा पीएफडी 8,000। ये रहा आपके सामने, ये सारा का सारा। एक बार आप इसको देखिए और अभी एक बार समझिए कि मैंने कैसे कैसे किया है, और फिर बताइए। मैं एक काम करता हूं ना, थोड़ा 20,000 दो बार आ गया ना तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, इसको मैं 9,000 कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। और इधर भी मैंने 9,000 कर दिया, ठीक है ना? क्योंकि डबल डबल अमाउंट होगा तो कहीं बोलो सर इधर भी 20 इधर भी 20 क्यों आए, तो सारे अमाउंट अलग हो गए तो आप उसको कंपेयर कर पाओगे इजीली, ठीक है? तो यहाँ वाला डेटर बैलेंस शीट के एसेट्स में, ये वाला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पी एंड एल के क्रेडिट में, चेक करते जाना पी एंड एल के, और ये वाला बैड डेट्स पी एंड एल के डेबिट में। एडजस्टमेंट वाला पहले बैड डेट्स कहां जाएगा? दो जगह है, एक एसेट्स में से माइनस, देखो माइनस किया है नहीं किया मैंने? कर लिया। दूसरा कहां जाएगा? पी एंड एल के डेबिट में। क्या लिखा मैंने? पी एंड एल के डेबिट में। अब प्रोविजन लगेगा तो प्रोविजन एक क्या होगा? फिर से माइनस। तो माइनस कब होगा? जो माइनस करके बचा है बैलेंस उसके ऊपर लगाएंगे, जैसे WDV लगाते थे, है ना? तो वहां पे माइनस किया हमने 10%, और दूसरा कहां चला गया? वो पी एंड एल के डेबिट में। तो देखो डेबिट में भी आ गया और वहां भी माइनस कर दिया। समझ में आया यहां तक बात? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए मुझे। यहां तक समझ में आ रहा है? तो एडजस्टमेंट नंबर 7 के बाद आते हैं एडजस्टमेंट नंबर 8, बेड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बेड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। यानी अब 3 चीजें होंगी डेटर के ऊपर। अब देखना, समझना। मान लेते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 10 मान लेते हैं फिर से, और वही ABCD। ठीक है, ये डेटर है और सबको 100-100 रुपए का बेचा है, तो मेरा सेल्स कितना हुआ? 1,000 का। उधार बेचा तो डेटर क्या हुआ मेरा? 1,000 का। सेल्स भी 1,000 और डेटर भी 1,000। अब इसमें से एक डेटर जो है, मान लेते हैं ई को, ये जो डेटर है ये डेटर मान लो मर गया, ठीक है? ये डेटर मर गया। अब मुझे बाकी के जो 9 डेटर है इस पे मुझे डाउट भी है। डाउट है 10% का, मैं डाउट लेके चलूंगा। तो इस 10% का जो डाउट है इसको क्या नाम बोलेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और कई बार हमें डेटर को ना डिस्काउंट भी देना होता है, तो डिस्काउंट आप किसको दोगे? जिस डेटर पे डाउट है उसको दोगे, या जो मर गया उसको दोगे, या फिर सारे जो बिल्कुल अच्छे डेटर बचे हैं उसको दोगे डिस्काउंट? जो एकदम गुड है डेटर, डिस्काउंट उसी को दिया जाता है ना। आपको अगर देखो, लोन भी कब मिलता है? जब आप कोई पेमेंट डिफॉल्ट नहीं करते, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो,
तो उसी हिसाब से आप मुझे बताइए, मान लेते हैं कि मैंने डिस्काउंट भी सोचा है कि मैं 10% का डिस्काउंट या 20% का मैं डिस्काउंट दूंगा यार, ठीक है। तो तरीका क्या होना चाहिए, इसमें से सबसे पहले हटा दो, क्या हटा दो, जो चला गया, यानी क्या हटाओ यहां से पहले, बेड डेट्स हटाओ, कितने, 100 रुपए, तो बचे कितने। अब ये डेटर 900 के जो डेटर हैं, ये दोनों टाइप के डेटर हैं, अच्छे वाले भी हैं, थोड़े खराब वाले भी हैं, समझ रहे हो ना। तो जो अच्छे और खराब वाले जो 900 के डेटर हैं, अब इस 900 में से अब मैं हटा दूंगा जो खराब वाले डेटर हैं। तो खराब वाले डेटर कौन से हैं, ये वाले 10% है, पीएफडी, जिसको मैंने पीएफडी बोला। तो 10% इसमें से पहले माइनस कर दूं मैं, यानी 90 रुपए। तो बचे कितने हमारे, 810 रुपए। अब जो 810 है, बताओ ये सारे अच्छे डेटर हैं, बेकार डेटर हैं, कैसे डेटर हैं, बिल्कुल अच्छे डेटर है, क्योंकि इसमें से सब निकाल दिया हमने जो हमारे एक्सपेक्टेशन। तो अब डिस्काउंट भी किसको देना चाहिए, इसी 810 वाले को देना चाहिए। तो अब मैं माइनस करूंगा डिस्काउंट, और डिस्काउंट 20% मतलब 162 रुपए आ जाएगा, समझे। तो ये सीक्वेंस फॉलो करना है आपको। सबसे पहले क्या माइनस होगा, बेड डेट्स, फिर क्या माइनस होगा, प्रोविजन, फिर क्या माइनस होगा, डिस्काउंट। ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने बायोलॉजिकल भी बता दिया आपको, ताकि आपको याद रहे। ऐसा नहीं है कि आपको रटना है, आपको पता भी चल गया कि भाई पहले तो इसे ही हटाएंगे। कई बार क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, नंबर 1 पे अगर मैंने डिस्काउंट लिखा, नंबर 2 पे मैंने पीएफडी लिखा, और नंबर 3 पे मैंने बेडेट्स लिखा, तो बच्चे कहते हैं कि सर पहले अगर ये है तो पहले इसे माइनस करो। नहीं भाई, ये माइनस नहीं होगा, पहले माइनस क्या होगा, एडजस्टमेंट में किस नंबर पे, उससे मैटर नहीं करता, लॉजिकली क्या माइनस होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। समझ में आई बात आपको। तो अब 3 चीजें हो गई, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी आपको मैंने यहां दिखा दिया। अब आ जाइए सर, अगर ऐसा हुआ तो कैसे करेंगे। चलिए, हो सकता है गिवन हो ट्रायल बैलेंस, कहां गिवन हो सर, ट्रायल बैलेंस में गिवन हो, और हो सकता है कहां गिवन हो, एडजस्टमेंट में। अब 3 चीजें हो गई, क्या क्या हो गया, 3 चीजें, 3 पॉइंट क्या क्या हो गया, बेड डेट्स, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। तो तीनों चीजों को समझना पड़ेगा। तो अगर ट्रायल बैलेंस में तीनों हुआ तो क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस में तीनों हुआ तो अब मान के चलो ये एडजस्टमेंट पक्का पेपर में आएगा आपका, जो 3 एडजस्टमेंट करवाए ना, बेड डेट्स वाला तो होगा ही होगा। थोड़ा पेपर टफ बना तो बेड डेट्स और प्रोविजन को मिक्स करके डालेंगे, और थोड़ा और टफ बनाए उन्होंने तो तीनों मिक्स करके ये वाला एडजस्टमेंट होगा आपका, और 100% होगा। तो ट्रायल बैलेंस में अगर गिवन हो बेड डेट्स, अगर गिवन हो प्रोविजन फॉर डेटर, और अगर गिवन हो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, अब अगर आपका यहां गिवन हो तो इसे कहां लिखेंगे, डेबिट साइड, कहां डेबिट में, पी एंड एल के, और अगर ये है तो ये जाएगा पी एंड एल के, और ये अगर है तो ये भी पी एंड एल के क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को डिस्काउंट नहीं दिया तो ये पुराने वाला होता है, तो ये भी पी एंड एल के क्रेडिट में जाएगा। हालांकि आपको इतना देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, ओल्ड वाला जो है अगर ट्रायल में गिवन है तो बस बेडेट जाता है आपके पीएनएल के डेबिट में, प्रोविजन क्रेडिट में जाएगा, और डिस्काउंट भी कहाँ जाएगा। लेकिन अगर एडजस्टमेंट वाला होता है तो सभी डेबिट में जाते हैं, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। तो एडजस्टमेंट में मान लो मैंने यहां लिखा डेटर, लेट सपोज मैं 1000 रुपए ले लेता हूं, माइनस किया पहले हमने क्या, बेड डेट्स, पिछला जो एग्जांपल लिया 100 रुपए, तो बचा 900। फिर माइनस किया हमने प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डेटर, और ये आ गया 90 रुपए, 10%, तो बचा 810। फिर हमने माइनस किया प्रोविजन फॉर
डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ये आ गया 62 रुपीज। अब बैलेंस बचेगा और ये कहाँ गया हमारा, बैलेंस शीट के एसेट साइड्स, ये आ गया हमारा बैलेंस शीट के एसेट्स में। ये लो मैंने पूरा एकदम कर दिया। ये फिर से देखिए, अगर आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बेड डेट्स या फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट गिवन हो, तो अगर ट्रायल में गिवन हो तो बेड डेट जाता है P&L के डेबिट में, प्रोविजन जाता है क्रेडिट में, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी कहाँ जाता है हमारा, क्रेडिट में। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में गिवन हो तो सभी डेटर में से माइनस होंगे, लेकिन माइनस करने का सीक्वेंस होगा, पहले माइनस होगा बेड डेट्स, फिर माइनस होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और फिर लास्ट में माइनस होगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। जब ये तीनों माइनस करेंगे तो ये तीनों एक एक करके कहाँ पहुंच जाएगा, P&L के डेबिट से। ठीक है, हाँ, प्रोविजन फॉर डेटर, प्रोविजन रिजर्व फॉर डेटर। तो अगर प्रोविजन के साथ डेटर शब्द का इस्तेमाल हो गया तो मतलब वही है, रिजर्व फॉर डेटर, प्रोविजन फॉर डेटर, बात एक ही है। डाउटफुल भी वही है, नहीं प्रोविजन नहीं लगा, सिर्फ वर्ड अकेला बेड डेट्स है, तो फिर बेड डेट्स है। मैंने बोला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मैंने बोला प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, मैंने बोला प्रोविजन फॉर डेटर, तीन शब्द बोले मैंने, तीनों का मतलब एक है। और अगर मैं बोल दूं रिजर्व फॉर डेटर तो भी यही है, मैं लिख देता हूं तीनों, प्रोविजन फॉर डेटर, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, रिजर्व फॉर बेड डेट्स, रिजर्व फॉर डेटर, बस ये चारों वर्ड लिख दिए मैंने, इनका मतलब एक ही है, नॉर्मल प्रोविजन। ठीक है, यहां तक समझ में आया? कितने एडजस्टमेंट हो गए? 8। आज कौन सा किया? आज अभी तो हमारा पहला ही एडजस्टमेंट चल रहा है, दैट इज डेटर का। डेटर, और ये तीनों एडजस्टमेंट को अगर आप ध्यान से देखो जो हमने आज किया है, तो ये तीनों एडजस्टमेंट लगभग लगभग एक ही टाइप के हैं और एक ही से मिलते जुलते हैं। तीनों एक साथ करने पे ही समझ में आता है, अगर अलग अलग करने के बाद फिर बच्चे क्या करते हैं, पीछे से कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, कुछ ना कुछ गलत अजम्पशन ले लेते हैं। तो अभी हमने 6, 5, चलिए एक बार बुक दिखाइए मुझे एक, फिर मैं उसी के हिसाब से क्वेश्चन दूंगा जिसके हिसाब से एडजस्टमेंट आता रहेगा। चलिए, यहां तक क्लियर है आपको? एक और एडजस्टमेंट करें, करें आगे एडजस्टमेंट, करवा दूं एडजस्टमेंट? 10 तक कर लेते हैं, 8 हो गए, 2 और कर लेते हैं कम से कम, 4 करके। चलो फिर इसको नोट कर लो। हाँ, होमवर्क भी देंगे ना। होमवर्क में देखो क्या रहेगा क्वेश्चन, 25, 26 मैंने करा दिया, 26, और फिर उसके आगे देखते हैं। पहले आपको एडजस्टमेंट करना है, ये करो। 25 करा दिया, 26 एक क्वेश्चन रहेगा होमवर्क में। हाँ, कल सुबह भी क्लास रखूंगा मैं,
टाइम कल सुबह 9 बजे।